नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। Those in favor, please say aye. Aye. Those against, please say no. I think the ayes have it. The bill is passed. 16 साल की उम्र में अगर रेप, मर्डर या कोई संगीन जुर्म किया तो नहीं बच सकेंगे कड़ी सजा से। जुवेनाइल जस्टिस बिल में बदलाव को संसद ने दी मंजूरी। If everybody agrees to a joint committee in both houses, I am willing for it. Otherwise, I am willing to take a chance. Let this house pass it, and we'll see what happens in the other house. बैंक्रप्सी बिल के इस सत्र में पास होने की उम्मीद घटी। वित्त मंत्री ने ज्वाइंट कमेटी की बात कर खड़ा किया सस्पेंस। रिलायंस कम्युनिकेशन की ट्रिपल मर्जर की तैयारी। एमटीएस के बाद अब एयरसेल के साथ बातचीत। बजट के बाद बढ़ सकते हैं आपके खर्चे। इस बार बजट आपकी जेब पर पड़ सकता है भारी। सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की संभावना। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी, सबसे पहले एक नोटिस मोदी जी को भेजेगी और पूछेगी आपके कोर्ट की पैसे कहां से आए। केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला। जेटली मामले में मांगा इस्तीफा। कहा आजाद सीबीआई सबसे पहले पकड़ेगी पीएम को। और पूरी दुनिया में धूम मचाने के बाद इस हफ्ते भारत आ रही है हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर। रिलीज से पहले डिज्नी ने किया 50 कंपनियों के साथ प्रमोशनल टाई अप। ज्योति को इंसाफ दिलाने की जो जंग सड़क से शुरू हुई, उसे संसद में आज एक मुकाम हासिल हुआ और जुवेनाइल बिल संसद से पास हो गया। लेकिन सवाल ये कि क्या ज्योति को इंसाफ देने में देर हो गई? अब जघन्य अपराधों के लिए 16 से 18 साल के नाबालिगों को कड़ी सजा मिल सकती है। वो जेल भी जाएंगे। जिन धाराओं के तहत अभी वयस्कों पर यानी बड़े लोगों पर कार्रवाई होती है, उन्हीं में अब नाबालिगों को या किशोर आयु वालों को सजा दी जाएगी। आज संसद ने जुवेनाइल जस्टिस बिल को पास कर दिया। संसद में बिल पर चर्चा के दौरान बाल और महिला विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि मौजूदा कानून बेकार है और कड़े कदम वक्त की जरूरत है। वहीं लेफ्ट को छोड़कर सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया। संसद से जुवेनाइल बिल पास होने को निर्भया के माता पिता ने एक सही कदम बताया है। निर्भया की मां आशा देवी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं निर्भया के पिता ने तसल्ली जताई कि कानून बनने से बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी। आगे तो समय बताएगा, लेकिन आज ये बिल पास हो गया तो हमें इस मन को तसल्ली ये हुई है कि कम से कम हमारे को नहीं, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। आपको लगता है जो बिल पारित है एज इट इज आप एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कुछ और बदलाव भी आप चाहते थे? तो बदलाव बात की बात है, जो पहले हो गया है बहुत अच्छा हुआ। एक ही बार छत पर नहीं चढ़ा जाता है, कदम बाई कदम चल सकता है आदमी, बाकी ठीक है। बिल पास हो गया, अच्छा है। कम से कम आने वाले बच्चियों के लिए शायद ये कामयाब हो और हमारी बच्चियां सुरक्षित हो। मुझे तसल्ली है, लेकिन मुझे कहीं न कहीं दुख है कि हमारी निर्भया को न्याय नहीं मिला। तो बिल पास हो गया। यहां पर माता पिता जो थे ज्योति के, उन्होंने भी तसल्ली जताई है। लेकिन क्या ये काफी है? क्या ये वक्त के साथ हुई चीज है? हमारे साथ है अब हमारी सहयोगी तमन्ना, उनसे बातचीत करते हैं। तमन्ना, बिल पास हो गया है, लेकिन जिस बदलाव की हम उम्मीद कर रहे थे, क्या बदलेगा इस बिल के आने के बाद? एक बात तो साफ हो गई कि जिस वजह से इस बिल को प्रेशराइज किया गया पास होने का, कि जो नाबालिग अपराधी थे निर्भया कांड में, उनको 3 साल से ज्यादा सजा मिली, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं पास हुआ है। लेकिन हुआ यह है कि अब 16 से 18 साल की उम्र के बीच में अगर कोई जघन्य अपराध करे तो उसे एक बालिग की तरह ही सजा मिलेगी। इस जघन्य अपराध की परिभाषा है वो सारे अपराध जिस पर 7 साल से ज्यादा की सजा मिलती है। तो पहले जहन में आता है मर्डर और रेप, जिसके लिए ऐसा होना चाहिए, लेकिन सवाल भी उठाए गए हैं क्योंकि इसमें रॉबरी, फ्रॉड जैसी चीजें भी आएंगे और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा मिलती है। इसमें ख्याल भी रखा गया है कि इसका दुरुपयोग ना हो, क्योंकि अगर किसी 16 से 18 साल की उम्र के आरोपी
को ऐसा सजा देनी है तो पहले जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में उसका केस जाएगा, जिसमें मैजिस्ट्रेट के अलावा बहुत सारे काउंसलर्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो होंगे। उसके बाद चाइल्ड्स कोर्ट में, चिल्ड्रन कोर्ट में उनका केस जाएगा और तभी तय होगा क्या उस 16 से 18 साल के शख्स को एक अडल्ट की तरह ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो ये एक बड़ा चेंज हुआ है। तमन्ना, अब चूंकि बिल काफी समय से था सदन में, लेकिन अब जब 2-3 दिन की घटनाएं रही, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, धरने पे ज्योति के माता पिता बैठे, तो प्रेशर बन गया और इसको पास करना ही पड़ा। लेकिन क्या इस जल्दबाजी में आपको लगता है कि बिल जिस शक्ल में आना चाहिए था नहीं आया, थोड़ा कमजोर रह गया, क्या ऐसा कुछ? ऐसे सवाल उठा रहे लोग, लेकिन एक जो बड़ी पॉइंट आपने रखी, 8 महीने से ये बिल राज्यसभा में लटका हुआ है और आज सरकार और बीजेपी के पास मौका है कहने का कि हमने तो पास किया, देखिए विपक्षियों ने नहीं करने दिया। लेकिन क्या बीजेपी और सरकार ने भी उतनी मेहनत की उनसे बात करने की, बिल पास कराने की? शायद नहीं। और ये जब पब्लिक में गुस्सा आया, लोगों में, जनता में गुस्सा आया, तभी ये बिल पास हुआ है। इसमें जो लूपहोल्स की बात की जा रही है उसमें एक ये है कि 7 साल से ज्यादा के क्राइम्स के लिए होगा। तो मर्डर, रेप अपनी जगह है, लेकिन जैसे रॉबरी हो, फ्रॉड हो, ऐसी केसेस हो, क्या उसमें भी इतनी सजा होनी चाहिए? एक दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है कि 2 नाबालिग लोग भागकर शादी कर लेते हैं और लड़की के माता पिता फॉर एग्जाम्पल रेप का केस फाइल करते हैं। क्या लड़के को इस तरह की सजा मिलनी चाहिए जैसे निर्भया कांड के आरोपियों को मिली? तो ये सवाल अभी भी है जिन पर सफाई नहीं आई है, थोड़े लूपहोल्स हैं इसमें। जी चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि एक कदम आगे बढ़े, क्योंकि निर्भया के पिता की भी जब हम बात सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक साथ शायद हम चढ़कर ऊपर नहीं पहुंच सकते, एक एक कदम चढ़कर ही जाना होगा। तो शायद वही माने। उम्मीद करते हैं कि आगे इससे कुछ बड़े बदलाव आएंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो जुवेनाइल बिल तो पास हो गया, लेकिन एक अहम बिल अब फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिससे बैंकरप्सी बिल को आज पास होने की बाजार और इंडस्ट्री को काफी उम्मीद थी, वो अब उल्टा हो सकता है। यहां पर वित्त मंत्री के बयान से कंफ्यूजन बढ़ गया है। बिल की चर्चा के दौरान उन्होंने लोकसभा में कहा कि वो इस बिल पर विपक्ष के साथ मिलकर एक कमेटी बनाने की सोच रहे हैं। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा वित्त मंत्री ने। If everybody agrees to a joint committee in both houses, I am willing for it. Otherwise, I am willing to take a chance. Let this house pass it and we'll see what happens in the other house. तो लक्ष्मण, इस बिल के पास होने की उम्मीद बंदी थी, लेकिन वित्त मंत्री तो अब फिर एक कमेटी की बात कर रहे हैं। कल सत्र का आखिरी दिन है, तो क्या लगता है बैंकरप्सी बिल इस सत्र में लटक जाएगा? इसकी संभावना काफी ज्यादा बन गई है, क्योंकि जिस तरीके से वित्त मंत्री ने कहा, उनका मकसद साफ है कि अगर विपक्ष सहयोग करे, विपक्ष इस बात की गारंटी दे कि हम आपका सहयोग करेंगे, हम इस बिल को राज्यसभा में नहीं लटकाएंगे, राज्यसभा में किसी कमेटी के पास भेजने की मांग नहीं करेंगे, तो हम ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना देते हैं और कल इसको कमेटी के पास भेज दीजिए। बजट सत्र में इसको रिपोर्ट कमेटी दी और बजट सत्र में इसको पास करवा देंगे। लेकिन अगर विपक्ष इसके लिए तैयार नहीं होता है तो हमें इस लोकसभा से इस बिल को पारित करा लेंगे, राज्यसभा में देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा में जब इस बिल को पारित कराएंगे तो एक मनी बिल के तौर पर पारित कराएंगे और राज्यसभा में आप रोक नहीं सकते, क्योंकि मनी बिल है, तो ये संसद के इसी सत्र में पास माना जाएगा। तो सिर्फ ये अटकेगा मामला, विपक्ष से सहमति बनी तब ये बिल अटका, विपक्ष से सहमति नहीं बनी तब संसद के इसी सत्र में पास होगा। ये सब कुछ कल तस्वीर साफ हो जाएगी। जी, तो लक्ष्मण, इंडस्ट्री की खास तौर पर इस बिल पर नजर है। क्यों इतना अहम माना जा रहा है इस बिल को? जीएसटी के बाद सबसे बड़े रिफॉर्म का दर्जा दिया जा रहा है। इस बिल को अहम 2 वजह से माना जा रहा है। पहली वजह यह है कि सरकार जीएसटी से जुड़ा हुआ बिल पास कराने में नाकाम रही, तो मामला ये उठा कि चलो जीएसटी ना सही, आप कम से कम बैंकरप्सी बिल को पारित कर दीजिए, क्योंकि निवेशकों की बड़ी मांग है, इंडस्ट्री की बड़ी मांग है। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे तो एक निराशा हाथ लगेगी। इस बिल की दूसरी अहमियत यह है कि कई कंपनियां काफी घाटे में रहती है, नुकसान में होती है, माली हालत काफी खस्ता हो जाती है, लेकिन ये बंद नहीं कर पाती, क्योंकि मौजूदा कानून काफी जटिल होता है, 4 से 5 साल लगता है, कर्मचारी परेशान होते हैं। इन सब की बंद करने की प्रक्रिया आसान बनाई जाए और अधिक से अधिक 180 दिन में कंपनी बंद की जा सके, इसके लिए ये बिल बहुत जरूरी था। जी लक्ष्मण बताएं। तो 180 दिन में इस कंपनी को बंद करने की प्रक्रिया आसान कर दी जाएगी, 180 दिन में कंपनी बंद कर सकेंगे। और खास बात यह है कि कंपनी बंद होने लायक है कि नहीं होने लायक है, एक कंपनी के जो प्रमोटर होंगे वो प्रमोटर ये तय करेंगे। कंपनी के जो कर्जदार होंगे, 75% कर्जदार अगर सहमत हो जाते हैं कंपनी दिवालिया है तो कंपनी बंद हो जाएगी। कंपनी की संपत्ति बेचकर कर्मचारियों की बकाया का भुगतान करना, ये एक कमेटी एक्सपर्ट ग्रुप होगा जो इसकी गारंटी लेगा। तो इस लिहाज से देखें तो कंपनी बंद करने, ईज ऑफ डूइंग के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से काफी बेहतर माना जा रहा था बिल।
जी बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। तो बड़ा अहम बिल था, लेकिन अब सस्पेंस पैदा हो गया है यहाँ पर। वित्त मंत्री के बयान के बाद अगर किसी कमेटी के पास दोबारा रेफरेंस के लिए जाता तो हो सकता है इस सत्र में इसे पास होता हुआ ना देखें। कल एक दिन बाकी है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली का माहौल काफी गर्म है। डीडीसीए केस की जांच के लिए दिल्ली विधानसभा ने जांच कमीशन का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही केजरीवाल ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ना वो खुद काम कर रहे हैं, ना किसी को करने दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चुनौती उन्होंने पीएम को दे डाली है। कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो तो सब खत्म हो गया। अगर ना काम करूंगा और ना काम करने दूंगा। अगर प्रधानमंत्री जी के अंदर दम है और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, तो वो भी अपना दम दिखाएं और सबसे पहले इनको अपनी कैबिनेट के बाहर का रास्ता दिखाएं, तो जनता समझेगी कि उनके अंदर भी दम है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की आजादी को लेकर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जिस दिन सीबीआई पूरी तरह से आजाद हो गई उस दिन सबसे पहले सीबीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी सबसे पहले एक नोटिस मोदी जी को भेजेगी और पूछेगी आपके कोर्ट की पैसे कहां से आए, 10 लाख रुपए आपके पास कहां से आए जब आप चाय बेचा करते। जिस दिन सीबीआई इंडिपेंडेंट होगी उस दिन वो सुषमा स्वराज जी और वसुंधरा राजे के यहां जाके रेड मारेगी। ये सीबीआई राजेंद्र जी के यहाँ रेड मार के इंडिपेंडेंट नहीं होती है। सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं है। किसको बेवकूफ बना रहे हो आप लोग? तो राजनीतिक हलकों में यहां पर बड़ी सरगर्मियां बनी हुई है। इधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में छगन भुजबल और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज प्रवर्तन निदेशालय ने छगन भुजबल और उनके परिवार से जुड़े करीब 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया है। दोनों ही प्रॉपर्टी परवेश कंस्ट्रक्शन के नाम पर है, जिसमें भुजबल के रिश्तेदार निदेशक है। वहीं छगन भुजबल ने कहा है कि वो जांच में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में बदले की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। जो होने की फिलहाल की जगह नहीं थी, क्योंकि हम इसमें रह रहे हैं और ये मुझे पता नहीं कि इसके ऊपर अटैचिंग क्यों की गई, इस बाद में पता चले। मैं इसके बारे में और ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहूंगा। मैं इतना ही कहता हूँ कि जो कोर्ट हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं हम इसके लिए जो है तैयार है पूरी जानकारी देने के लिए। नहीं पता है कि हमने कोई भी गलती नहीं की है। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि कोई बदले की भावना से इन पर कार्रवाई न हो। चलिए आवाज एट 9 में अब यहां पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आ रही है आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि आपकी जेब ढीली हो सकती है बजट के बाद। कैसे, देखिए आगे। एक जनवरी से टीआरआई कॉल ड्रॉप का अपना फॉर्मूला लागू नहीं कर पाएगी। दिल्ली की हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को रखी है और टीआरआई को आदेश दिया है कि कॉल ड्रॉप पर सुनवाई तक कोई एक्शन न ले। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारे संवाददाता दीपक साहू। दीपक, कोर्ट ने क्या कहा और ये मियाद क्यों बढ़ाई है 1 हफ्ते के लिए? सही जी देखिए, कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे मसले पर कोर्ट अगली सुनवाई 6 जनवरी को करेगी और ऐसे में किसी भी तरह का कोर्सिव एक्शन लेने से यहां पर टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई को मना कर दिया है। जिस तरह से हम बता दें आपको, 1 जनवरी से कॉल ड्रॉप के एवज में हर दिन 3 कॉल ड्रॉप को लेकर 3 रुपए यहां पर टेलीकॉम कंपनियों को हर्जाने के तौर पर ग्राहकों को देना था। लेकिन सुनवाई जिस तरह से आगे बढ़ाई गई है, 6 जनवरी को अब सुनवाई है, तो एक पार्शियल रिलीफ कह सकते हैं। एक पार्शियल रिलीफ कंपनियों को देते हुए एक स्ट्रक्ट यहाँ पर आदेश दिया गया है टेलीकॉम रेगुलेटर को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि 6 दिन का जो समय है, 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी का समय जो है, उसमें आप कोई भी यहाँ पर पेनाल्टी को लेकर जो है टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव नहीं बनाएंगे। अगर अपनी तरफ से टेलीकॉम कंपनियां यहाँ पर पेनाल्टी देने को तैयार हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई भी कोर्सिव एक्शन यहाँ पर टीआरआई के तरफ से नहीं लिया जा सकता है टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ। जी दीपक, शुक्रिया। तो ये मोहलत है सिर्फ 6 दिन की जिसमें यहां पर सुनवाई होने वाली है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि ये स्टे लगाने की बात की थी इस ऑर्डर पे, तो लेकिन स्टे नहीं दिया है, सिर्फ 6 दिन और दिए उन्हें। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों पे पूरा दबाव है और शायद यही है कि आने वाले वक्त में उन्हें जुर्माना देना ही होगा। बहरहाल टेलीकॉम सेक्टर से एक और बड़ी खबर है जहां पर ट्रिपल मेगा मर्जर की तैयारी है। एमटीएस के साथ मर्जर की बात शुरू करने के बाद रिलायंस कम्युनिकेशन ने अब एयरसेल के साथ भी वायरलेस कारोबार के मर्जर के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इसके लिए आरकॉम ने एयरसेल के साथ 90 दिनों के लिए एक्सक्लूसिव बातचीत का करार किया है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान एयरसेल किसी और कंपनी से मर्जर की बात नहीं करेगी। इस डील में रिलायंस कम्युनिकेशन का वायरलेस बिजनेस तो शामिल होगा, लेकिन टावर
और ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए आरकॉम अपने वायरलेस कारोबार को अलग कंपनी में डिमर्ज करेगी। और अब आपकी जेब से जुड़ी हुई खबर, 2 महीने बाद यानी फरवरी में पेश होने वाला बजट आपके घर का बजट बिगाड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस बजट में सर्विस टैक्स 2% तक बढ़ाने की तैयारी कर रही है। साथ ही कई नए आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ है दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, तो ये एक्सक्लूसिव खबर आप ले आए हैं, सर्विस टैक्स में किस तरह की बढ़ोतरी हो सकती है, क्या वाकई चिंता की बात है? अब वाकई चिंता की बात है विपिन, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाना ज्यादा पसंद करते हैं वीकेंड में या फिर मोबाइल फोन बिल को लेकर चिंतित रहते हैं तो सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी और हमारी ये खबर आपके लिए वाकई परेशानी पैदा करने वाली है। क्योंकि हमें जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक बजट में सरकार सर्विस टैक्स की दरें जो अभी 14% है उसे बढ़ाकर 16% करने की तैयारी में है। और 16% कर दिया गया तो जहां जहां आप सेवाएं लेते हैं वहां पर जहां आपको अभी 14% टैक्स लगता है वहां पर 16% लगेगा। और इसके पीछे मकसद ये है कि जीएसटी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाया जाए। जीएसटी की तरफ स्टैंडर्ड रेट जो अभी 16.9 से लेके 18.9 रखा गया है उसके करीब पहुंचने की कोशिश की जा रही है ताकि जीएसटी लागू होने के बाद एक झटके में सब कुछ महंगा होता हुआ ना दिखे। लक्ष्मण, दूसरा ये भी है कि एक्साइज ड्यूटी में भी बदलाव होता दिखेगा कि तो क्या ये मार भी लोगों को झेलनी पड़ेगी बजट के बाद? हाँ, ये मार झेलनी पड़ेगी बिल्कुल लोगों को, खासतौर से वैसे लोगों को जो चाय के ज्यादा शौकीन है, जो प्रीमियम कैटेगरी की चाय है वो हो गए या फिर दूसरे जो बिस्किट है, डिब्बा बंद दूध है, ये सब चीजें महंगी हो सकती हैं क्योंकि इन सब चीजों पर अभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। ऐसे 300 आइटम है जिन पर एक्साइज ड्यूटी अभी नहीं लगती है, तो सरकार इन 300 आइटम की संख्या को घटा करके 100 तक लाना चाहती है। तो इसकी तरफ पहला कदम इस बजट में सरकार उठाते हुए दिखेगी, यानी कई सारे नए आइटम को सरकार एक्साइज ड्यूटी के दायरे में लाएगी। शुरू में झटका ज्यादा नहीं देगी, हो सकता है कि 2% या 4% ड्यूटी लगाए और यह भी मकसद वही है कि जीएसटी की तरफ आगे बढ़ा जाए। दूसरा मकसद यह है कि जब हम 1 जनवरी से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे तो 1 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, उसकी भरपाई कैसे करें, तो उसका भी उपाय सरकार इस रास्ते से ढूंढने की कोशिश कर रही है। जी लक्ष्मण, शुक्रिया। लेकिन दर्शक आज आपसे बहुत खुश नहीं होंगे क्योंकि आप उनके खर्चे को बढ़ाने वाली खबर लेकर आए। फिलहाल शुक्रिया। और ऑड इवन फॉर्मूले को कामयाब बनाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार कोशिश कर रही है। आज उसने ऑटो रिक्शा ऐप पूछ-ओ को रिलॉन्च किया। सरकार को उम्मीद है कि 1 जनवरी से लागू होने वाले ऑड इवन नियम के बाद लोगों को इस ऐप से ऑटो टैक्सी बुलाने में काफी मदद मिलेगी। दिल्ली में ऑटो रिक्शा लेना अब कुछ और आसान होने जा रहा है। दिल्ली सरकार का पूछो ऐप आपको करीबी ऑटो ड्राइवर का लोकेशन बताएगा और उसका नंबर आपके स्मार्टफोन पर आ जाएगा। मुझे लगता है कि एक बड़ा ऑप्शन दिल्ली वालों के लिए जो एक अनिश्चितता का रहता है कि चौराहे पर जाएंगे तो हमें ऑटो मिलेगा या नहीं मिलेगा, टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पहले से ही 5 मिनट पहले ही उसको फिक्स कर सकते हैं और जहां जाना है वो जाने का सुविधा उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस ऐप से अब तक करीब 20,000 ऑटो ड्राइवर जुड़ चुके हैं। पूछो ऐप का वो वेबसाइट पर जाएंगे तो इससे हमारे ऑटो का आपको पता चलेगा कि ऑटो कहाँ कहाँ खड़े हैं। उससे क्या है कि हम फ्री खड़े होंगे तो हमारे पास आपकी कॉल आएगी, हमें काम मिलेगा। ये सरकार ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है, आपको सवारी जल्दी से मिल जाएगी और मुझे काम मिलेगा। फिलहाल पूछो सिर्फ एंड्रॉइड और एप्पल के प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन जल्दी ही इसे विंडोज फोन में भी लाया जाएगा। ऑटो या टैक्सी की बुकिंग के अलावा पूछो में ट्रैफिक की जानकारी भी मिलेगी। जिन ऑटो ड्राइवर्स के पास स्मार्टफोन नहीं है लेकिन ऑटो में जीपीएस लगा है, उनका नंबर भी इस ऐप पर आ जाएगा जिसे कॉल करके बुलाया जा सकता है। रोहन सिंह, दिल्ली। हाँ, चलिए दिल्ली वासियों को इस ऐप से थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन अब आपके पेट की बात कर लेते हैं। देश का स्नैक बाजार और नमकीन हो रहा है। पेप्सी जल्दी ही अपना प्रीमियम स्नैक ब्रांड डोरिटोस लॉन्च करने वाला है। पेप्सी पहले से ही नमकीन स्नैक्स बाजार में लीडर है। डोरिटोस से वो प्रीमियम स्नैक बाजार पर भी छाने की तैयारी में है। डोरिटोस फिलहाल सिर्फ इंपोर्टेड खाने पीने का सामान रखने वाली दुकानों पर उपलब्ध ये ब्रांड जल्द ही आम बाजार में मिलेगा। पेप्सी इसी हफ्ते डोरिटोस को पहले ऑनलाइन लॉन्च करेगा और फिर ये दुकानों में मिलेगा। देश में लेज और कुरकुरे के बाद पेप्सी का ये तीसरा मास्टर ब्रांड होगा। डोरिटोस एक प्रीमियम स्नैक है, यानी आपके आम चिप्स और कुरकुरे से महंगा। फिलहाल इस बाजार में डोरिटोस को टक्कर देने के लिए नाचोस बनाने वाला एक ही ब्रांड है, कॉर्निटास, जिसका 50 ग्राम का पैक लगभग 35 रुपए का होता है। चिप्स का करीबन 52 ग्राम का जो पैकेट है वो पड़ता है आपको 20 रुपए का,
और नाचोस का जो है 60 ग्राम का पैकेट वो पड़ता है 35 रुपए का, तो वो वैसे ही प्रीमियम सेगमेंट में है। तो अगर कहीं इन दोनों के बीच में जो गैप है उसके अंदर अगर पेप्सिको प्ले करता है और अपने इंडियन फ्लेवर्स को अच्छी तरह से मैच कर लेता है नाचोस के साथ, तो बहुत बड़ा मार्केट है उनके पास कैप्चर करने के लिए। देश में जहां पिछले दिनों कोलास की बिक्री में भारी गिरावट आई है, वहीं स्नैक्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कंज्यूमर कुछ हेल्दी खाना चाहता है और उसके लिए वो प्रीमियम देने को तैयार है। ये बात पेप्सी की समझ में आ गई है और अब ब्रांड सिर्फ मास मार्केट तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। वो अक्रॉस सेगमेंट्स देख रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर चाहे वो लक्स और लाइफबॉय बेचता, लेकिन वो डव का उनको चाहिए मार्केट शेयर, उसका भी चाहिए और उन्होंने काफी बड़ा ले लिया है। तो आई थिंक ये सबके लिए, सब बड़ी कंपनीज के लिए ये रहेगा कि वो अक्रॉस सेगमेंट्स अपने मार्केट शेयर को बना के रखें, ना कि सिर्फ कुछ सेगमेंट्स में फंस के रह जाए। 15,000 करोड़ के देश के स्नैक बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं पेप्सी, आईटीसी, हल्दीराम और बालाजी। इस बाजार में लगभग 50% हिस्सा पेप्सी के पास है अपने ब्रांड लेज और कुरकुरे की बदौलत। लगभग 20% हिस्सा आईटीसी के पास है इनके ब्रांड बिंगो के साथ और लगभग 10% हल्दीराम के पास अपने नमकीन की वजह से। बाकी बाजार में बालाजी और पार्ले समेत कई और देसी ब्रांड्स हैं जो हमें कुछ नमकीन स्नैक खिला रहे हैं। देश के स्नैक बाजार में कई लोकल ब्रांड भी उभर रहे हैं, जिसमें चेडा बालाजी जैसे ब्रांड शामिल है जो कंज्यूमर को हेल्दी स्नैक दे रहे हैं। अभी तक ये ब्रांड टियर 2 और टियर 3 शहरों में ज्यादा बिकते हैं, लेकिन अब तेजी से अपना बाजार मेट्रोज की ओर फैला रहे हैं। पेप्सी के डोरिटोस के साथ देश का प्रीमियम स्नैक बाजार भी बढ़ेगा, जिसमें कई देसी ब्रांड भी कूदने को तैयार हैं, जो पेप्सी के लिए तगड़ा कंपटीशन साबित हो सकते हैं। राधिका कुमार, मुंबई। स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स ने दुनिया भर में सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले वीकेंड पर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया में तहलका मचाने के बाद इस हफ्ते ये फिल्म देश में रिलीज हो रही है और वॉल्ट डिज्नी इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है और इसे प्रमोट करने के लिए उसने कई बड़े टाई अप्स किए हैं। पिछले एक दशक में ये पहली स्टार वॉर्स फिल्म है जो हॉलीवुड की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी डोमेस्टिक फिल्म बन गई है। अमेरिका में इसकी ओपनिंग कलेक्शन 1500 करोड़ रुपए रही। ये फिल्म इस हफ्ते देश भर के सिनेमाघरों में लग रही है, दिलवाले और बाजीराव को टक्कर देने के लिए। इसे देश में भी इतनी ही बड़ी सफलता दिलाने के लिए डिज्नी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और करीब 50 ब्रांड्स के साथ प्रमोशनल टाई अप्स कर चुका है। हम ऐसा रिलीज कर रहे हैं कि जैसी बड़ी हिंदी फिल्म हो, एंड द आइडिया रियली वुड बी फॉर स्टार वॉर्स टू डू एक्सेप्शनली वेल इन द कंट्री बिकॉज दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ न्यू फ्रेंचाइज। ये फिल्म भी फैमिली ड्रामा है, तो जब आप सोचो कि स्टार वॉर्स, तो ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अबाउट स्पेस एंड अबाउट फाइटर शिप्स एंड अबाउट एक्शन। इट्स ऑल्सो गॉट अ रियली स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्ट एंड आई थिंक इन इंडिया दैट वुड डू वेरी वेरी वेल। दर्शकों में फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बने और वो सिनेमा घरों तक पहुंचे, इसके लिए डिज्नी ने ऑनलाइन स्टोर्स, बैंक्स, यहां तक कि कपड़ों के ब्रांड के साथ भी टाई अप्स किए हैं और खिलौनों के ब्रांड्स ने तो खास अपने स्टार वॉर कलेक्शन निकाल दिए हैं। हैमलीज का कहना है कि उनके स्टार वॉर कलेक्शन से ही उनके मुनाफे में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। हमने स्पेशल जोन्स बनाए हैं अपने स्टोर पे जहाँ पे ये सारा मर्चेंडाइज स्पेसिफिकली डिस्प्लेड है और स्टार वॉर्स की विजुअल मर्चेंडाइजिंग करी है उसमें, ताकि वो वैसा लगे, पूरा एक्सपीरियंस मिले कस्टमर्स को। एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड ऑफ द मूवी लॉन्च। डिज्नी फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु में देश के 1500 सिनेमाघरों में रिलीज करेगा। अभी तक हॉलीवुड फिल्मों का देसी मूवी इंडस्ट्री में हिस्सा सिर्फ 10% का है। इस साल देश में 100 करोड़ से ऊपर कमाने वाली हॉलीवुड फिल्में रही हैं फास्ट एंड फ्यूरियस 7 और जुरासिक वर्ल्ड। लेकिन दुनिया भर में स्टार वॉर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर जानकारों का कहना है कि ये फिल्म भारत में भी बॉक्स ऑफिस पर छा जाएगी। राधिका कुमार, मुंबई। इंतजार रहेगा स्टार वॉर का। लगता है कि ये पिक्चर अपनी छाप जरूर छोड़ेगी। चलिए, इसी के साथ आवाज एट 9 में आपसे लेगी इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।